2015 का स्विस बैंक का लीक आपको याद है, और 2016 का पनामा पेपर्स लीक, उसके बाद 2021 में हुए पेंडोरा पेपर्स लीक। इन सभी के बाद आपके सामने पेश एक खिदमत है साइप्रस कॉन्फिडेंशियल्स, जहां पर कई सारे लीक्ड डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया गया है। आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या है ये साइप्रस कॉन्फिडेंशियल और क्या निकल के आया है इसमें। आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। हम एक्सप्लोर करेंगे इस पूरे टॉपिक को। साइप्रस एक ऐसा देश जो आपको प्रोवाइड करवाता है सीक्रेसी और आपको नहीं देना पड़ता कोई भी टैक्स। इस लिहाज से न केवल इंडियंस के लिए बल्कि दुनिया के कई सारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही प्राइम लोकेशन बन जाती है साइप्रस। इसके पहले कि हम साइप्रस के बारे में कोई भी और बात करें, आपको सबसे पहले साइप्रस की लोकेशन को देख लेना चाहिए। ये है यूरोप का मैप। यूरोप के इस मैप के यहाँ बिल्कुल साइड में आप देख पा रहे हो एशिया को, और एशिया में ये कंट्री है साइप्रस। टर्की के जस्ट नीचे आपको साइप्रस दिख रहा है इन मेडिटेरेनियन सी। थोड़ा सा लार्जर मैप में देखिए, ये है टर्की के साउथ में यहाँ पर आपको साइप्रस देखने को मिल रहा है। साइप्रस को आप इस मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो नदर्न पार्ट है दैट हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय टर्की, तो ये टर्किश साइप्रस है, जबकि ये जो सदर्न पार्ट है ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ऑपरेट करता है, और ये दुनिया के कई सारे इन्वेस्टर्स को सेफ हेवन प्रोवाइड करवाता है। साइप्रस की जो लोकेशन है वो काफ़ी आइसोलेटेड है और इनके पास बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ रिसोर्स है नहीं, तो फिर दुनिया के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है कि उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दी जाए, और इस लिहाज से साइप्रस काफ़ी लुक्रेटिव बनता चला गया। इसी रेफरेंस में हाल फिलहाल में कुछ डेटाज लीक किए गए और उन लीक्स में कई सारे इन्वेस्टर्स के प्राइम इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के नाम आए। साइप्रस कॉन्फिडेंशियल वही डेटाबेस है जो हाल फिलहाल में पब्लिक हुआ है, और इसके बारे में दुनिया भर के कई सारे न्यूज़पेपर्स कवर कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन जो हुई इसका पार्ट इंडिया की ओर से द इंडियन एक्सप्रेस भी था, तो उन्होंने काफ़ी हाईलाइटेड तरीके से इस पूरे मामले को रिवील किया। अब यहाँ पर देखिए, पास्ट में हमने कई सारे लीक्स तो देखे ही हैं, लेकिन अभी हाल ही में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ, जो कि एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी जहां पर दुनिया भर से जो जर्नलिस्ट थे 200 से ज़्यादा वो शामिल हुए, और लगभग 20 सालों में जो 3.6 मिलियन डॉक्यूमेंट्स लीक हुए या पब्लिक डोमेन में आए, डिक्लासिफाई किए गए, उन्हें स्टडी किया गया। उसकी स्टडी में हमें पता चला कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का सोर्स बनता गया साइप्रस। यहाँ पर रशिया के बारे में कई सारे खुलासे हुए और इंडियंस के नाम भी धीमे धीमे यहाँ पर आने लगे हैं। तो साइप्रस कॉन्फिडेंशियल एग्जैक्टली क्या है? सीधे सीधे बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो ये एक इन्वेस्टिगेशन थी। कैसी इन्वेस्टिगेशन थी? एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जहां पे हमने लगभग 3.6 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को जो समय समय पर लीक हुए थे साइप्रस की 6 फाइनेंशियल फर्म्स से उनको स्टडी किया। इस पूरी स्टडी में लगभग 270 जर्नलिस्ट इन्वॉल्व थे, जो कि 69 ग्लोबल मीडिया हाउसेस का पार्ट थे। एट द सेम टाइम यहाँ पर 55 कंट्रीज के ये जर्नलिस्ट थे जो यहाँ पर शामिल हुए। 3.6 मिलियन एक बहुत बड़ा डेटाबेस था। इसे कोई 2-4 जर्नलिस्ट तो ऑफ कोर्स एनालाइज नहीं कर पाते, तो बहुत बड़ी संख्या में जर्नलिस्ट लगे इसे एनालाइज करने के लिए। 1990 से लेकर अप्रैल 2022 के बीच के ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें स्टडी किया गया। साइप्रस कॉन्फिडेंशियल हमें बताता है कि किस प्रकार से साइप्रस, जो कि एक छोटा सा मेडिटेरेनियन रीजन का आइलैंड है, जिसे आपने मैप में देखा भी, खुद को अलाउ करता है कि जो ऑफशोर इंडस्ट्रीज हैं वो वहाँ पर जाकर अपने लिंक्स को स्टैब्लिश कर पाएँ। एट द सेम टाइम वो वहाँ से जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी फाइनेंशियल गेन अवेल करते हैं, उस पर वो खुद को टैक्स से बचा लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए तो इस लिहाज से साइप्रस यूरोपियन यूनियन का एक वीक लिंक साबित होता चला जा रहा है। रशिया ने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया, और रशिया ने इसका फ़ायदा कैसे उठाया? साइप्रस कॉन्फिडेंशियल में ये पता चला कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया इन 2022, इनफैक्ट इन 2014 एज वेल, तो वहाँ पर जब रशिया के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस को इम्पोज किया गया, आनन फानन में जो रशियन बिलियनियर्स थे उन्होंने अपने एसेट्स को साइप्रस में ट्रांसफ़र कर दिए। उन्हें वहाँ टैक्स नहीं देना था, और वो बड़े ही आराम से वहाँ पर जो कुछ भी टैक्स लॉस थे उनका फ़ायदा उठा पा रहे थे। 2022 की बात करते हैं, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, और जब सैंक्शंस लगते हैं तो सबसे ज़्यादा हिट होते हैं वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, बिलियनियर्स, जिनको आप पॉलीगार्क भी बोल सकते हो। 2023 की जो फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट थी उसमें रशिया के 105 बिलियनियर्स को शामिल किया गया था। स्ट्राइकिंग बात रही जो कि हमें साइप्रस कॉन्फिडेंशियल में देखने को मिली कि 105 में से 67 जो रशियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, और ऐसा करके उन्होंने जो यूरोपियन या फिर अमेरिकन सैंक्शंस थे उनसे खुद को बचा लिया। अब यहाँ पर जो सैंक्शंस हैं वो इनफेक्टिव होते दिख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एन आइलैंड कंट्री, जो कि एक सेफ हेवन की तरह काम कर रहा है। सिंपल सा मामला ये है कि अगर आप चाहते हो कि आप टैक्स बचाओ तो आप ये दिखाओ कि जो आपकी अर्निंग है वो साइप्रस से हो रही है। अब यहाँ पर साइप्रस से जो आपकी अर्निंग है उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा और आप
टैक्स पे करने से बच जाएंगे। क्या इंडियंस इसका फ़ायदा ले रहे हैं? ऑफ कोर्स इसका फ़ायदा ले रहे हैं। 2014 से 2020 के बीच में 66 इंडियंस ऐसे रहे जिन्होंने गोल्डन पासपोर्ट अवेल किया। क्या है ये गोल्डन पासपोर्ट? एक्चुअली में साइप्रस की एक स्कीम थी, एक मैकेनिज्म था। 2007 में ये साइप्रस की सिटीजनशिप स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसके तहत कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल जो साइप्रस में जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसे मिलेंगे इजी एवेन्यूज़। कैसे एवेन्यूज़? सीधे सीधे कहूँ तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। जो नागरिकता उसे मिलेगी उसकी मदद से वो बड़े आराम से वहाँ पे रह सकता है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश की नागरिकता लेना इतना आसान नहीं होता। नागरिकता लेने में सालों का समय लग जाता है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। कोई भी कंट्री बहुत ही आराम से किसी भी व्यक्ति को नागरिकता नहीं देती, लेकिन यहाँ पर साइप्रस में नागरिकता लेना बहुत ही आसान है। आपको बस कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होंगे और आपने कुछ बिलियंस डॉलर वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए और आप साइप्रस के नागरिक बन जाएंगे। ना केवल आप बल्कि आपके परिवार के सदस्य भी। उसके बाद आप बड़े आराम से साइप्रस में जाके शिफ्ट हो सकते हैं और आप अगर कहीं पर कोई अपराध भी कर दें, कहीं पर आपको पॉलिटिकली टारगेट भी कर लिया जाए, तब भी आप साइप्रस में जाके खुद को बचा सकते हैं। इस बात के केसेस बहुत सारे आने लगे थे। मतलब ऐसे केसेस आने लगे कि दुनिया भर में कई सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल हैं, जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हैं, जैसे उन्होंने पॉलिटिकल लेवल पे कोई करप्शन किया हुआ है, अब वो एक्सपोज हो गए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो पता क्या चलता है कि अरे वाह, इनके पास तो साइप्रस का पासपोर्ट है। वो चुपचाप धीमे से साइप्रस निकल जाते हैं और फिर उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो साइप्रस इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हिट होने लगा था। रिजल्ट ये निकला कि 2020 में साइप्रस ने अपनी इस पूरी स्कीम को बंद कर दिया। इन बिटवीन हमने देखा कि साइप्रस ने लगभग 7,000 लोगों को साइप्रॉइड पासपोर्ट इशू किया, दैट इज गोल्डन पासपोर्ट इज इक्वल टू सिटीजनशिप, जिसमें 3500 तो इन्वेस्टर रहे और बाकी के उनके फैमिली मेम्बर्स। 2020 के बाद लगभग केसेस आने लगे थे कि इसकी वजह से काफ़ी इमेज ख़राब हो रही है साइप्रस की, तो साइप्रस ने इसके मिसयूज़ के चलते इसको रिवोक कर दिया और उसके बाद उन्होंने साइप्रॉइड पासपोर्ट इशू करना बंद कर दिया। अगर आप आगे देखो तो इंडिया और साइप्रस के रिलेशन फाइनेंशियली कैसे रहे, 2013 के बाद कैसे रिलेशन रहे, 2013 से 16 के बीच में कैसे रहे और 16 के बाद कैसे रहे, आपको इसको समझना होगा। तो 2013 के पहले इंडिया और साइप्रस के फाइनेंशियल रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक थे। इन दिस केस हमने देखा कि साइप्रस के साथ हमारी एक टैक्स ट्रीटी हुआ करती थी, जिसके तहत अगर कोई कैपिटल गेन होता है इन्वेस्टर्स को जो साइप्रस में ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया के ही क्यों ना हो, तो उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। इस लिहाज से साइप्रस काफ़ी फेवर्ड डेस्टिनेशन बन गया था इन्वेस्टमेंट के लिए और कई सारे इंडियंस अपने ऑपरेटिव जो सिस्टम्स हैं वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे थे, अपने ऑफिसेस खोल रहे थे और अपना इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं वहाँ डाइवर्ट भी कर रहे थे। 2013 के बाद जब ये मामला निकल के आया कि इंडियन इन्वेस्टर्स वहाँ पे जाके अपना पैसा बचा रहे हैं, तो फिर साइप्रस को नोटिफाइड जुरिस्डिक्शन या जुरिस्डिक्शनल एरिया NJA में इंक्लूड कर लिया गया और जो विदहोल्डिंग टैक्स रेट थे उसको बढ़ा दिया गया। जब भी किसी कंट्री को NJA में इंक्लूड किया जाता है मतलब वहाँ पर फाइनेंशियल हेराफेरी हो रही है। एट द सेम टाइम विदहोल्डिंग टैक्स का मतलब ये होता है कि आप किसी व्यक्ति की जो इनकम है उसे देने से पहले जो एम्प्लॉयर होता है वो कुछ पैसा काट लेता है। आप TDS जानते हो क्या? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आपकी जो सैलरी है उसका एक हिस्सा पहले ही काट के आपका एम्प्लॉयर सरकार के पास जमा कर देता है। ये एक प्रकार का विदहोल्डिंग टैक्स ही है। तो जब भी हम किसी कंट्री को नोटिफाइड जुरिस्डिक्शन एरिया डिक्लेयर कर देते हैं तो वहाँ से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए विदहोल्डिंग टैक्स इंक्रीज कर दिया जाता है। हालांकि 2016 में DTA आया, दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो इंडिया और साइप्रस के बीच में साइन हुआ और यहाँ पर ये फैसला लिया गया कि इनकम जहाँ जनरेट हो रही है टैक्स वहीं पे करना होगा। अगर यहाँ पर कोई इन्वेस्टर है जो इंडिया में इनकम जनरेट कर रहा है तो वो ये नहीं दिखा सकता कि उसका ऑफिस साइप्रस में है तो ये इनकम साइप्रस की मानी जाए ना। अगर आपको इनकम यहाँ जनरेट हुई है तो आपको टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। उसके बाद मामला इंडिया साइप्रस का थोड़ा बहुत ठीक ठाक ज़रूर रहा था। हालांकि जो कंट्रोवर्सी है वो उसके बाद भी बनी रही और कई सारे इन्वेस्टर्स थे जिनका नाम बार बार इस साइप्रॉइड कंट्रोवर्सी में आने शुरू हो जाता है और ये नाम लगातार आते भी रहेंगे। अगर हम इंडियंस की बात करें तो विनोद अडानी, जो कि गौतम अडानी के बड़े भाई हैं, एट द सेम टाइम राधिका और पंकज ओसवाल, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोल्डन पासपोर्ट अवेल करके रखा हुआ है। तो कई सारे इंडियंस हैं जो साइप्रस के इस इन्वेस्टमेंट मॉडल का फ़ायदा उठा रहे हैं और इनके बारे में हो सकता है कुछ फर्दर डिटेल्स भी हमें देखने को मिल जाए। तो ये पूरा मामला हमने साइप्रस कॉन्फिडेंशियल्स का यहाँ पे डील किया। होप आपको इस टॉपिक पे थोड़ी इंसाइट मिली होगी। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।